हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायन एकेडमी। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानकारी हासिल की, उनके स्तर को देखा, उनके चरण को देखा। तो आज हम लोग की टॉपिक रहेगी अधिगम। आज से हम लोग अधिगम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं अधिगम में, देखते हैं अधिगम में जो सिद्धांत दिए गए उसको देखेंगे। तो अधिगम में जितनी भी टॉपिक दी गई हैं, एक एक करके अधिगम के जितने भी सिद्धांत आए हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं उसको एक एक करके देखेंगे। तो आज पहले चलिए हम लोग देखते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है, अधिगम की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, अधिगम की विशेषताएं दी गई, अधिगम के प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, जिससे काफी बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अधिगम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। तो देखते हैं अधिगम क्या होती है। अधिगम का अर्थ होता है, जैसा कि सबको पता होगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो अधिगम को देख लेते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण लाइनें दी गई है उसको एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में उनकी लाइनों से ही क्वेश्चन उठा देता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अधिगम क्या होता है। तो लिख लेते हैं अधिगम। तो अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। उसको लिख लेते हैं सर्वप्रथम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सर्वप्रथम लोग देखा अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इसके बाद क्या होता है, सीखना जो होता है वो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो हम अधिगम को कह सकते हैं, सीखना को कह सकते हैं, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके बाद क्या अधिगम क्या होता है, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो लिख लेते हैं अधिगम क्या होता है, अस्थायी होता है। अधिगम अस्थायी होता है। अधिगम क्या होता है, अस्थायी होता है। इसके बाद अधिगम क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या होते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। इसके बाद अधिगम में क्या होता है, अधिगम में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास पाया जाता है। उसको भी लिख लेते हैं। अधिगम में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास पाया जाता है। अभ्यास पाया जाता है। अधिगम में क्या होता है, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास पाया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है क्या, सीखना। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो किसके द्वारा होता है, अधिगम के द्वारा होता है। फिर क्या होता है, सीखना क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है।
सीखने के द्वारा हमारे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके बाद क्या, अधिगम अस्थायी होता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको वो क्या होता है, हमारा अस्थायी होता है। इसके बाद अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सार्वभौमिक, अधिगम क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हम क्या करते हैं, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद है कि अधिगम में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास पाया जाता है। अधिगम में हम क्या करते हैं, अनुभव होता है, जो कुछ भी सीखते हैं उसका प्रशिक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और क्या होता है, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से क्या होता है, हम कोई भी चीजों को सीख लेते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि अधिगम में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास पाया जाता है। ये अधिगम में कुछ महत्वपूर्ण लाइनें, महत्वपूर्ण जिससे डायरेक्ट पूछा जाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम अस्थायी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अधिगम क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम अपने जीवन पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद अधिगम में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास पाया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अधिगम की कुछ परिभाषाएं दी है, उसको एक एक करके देखेंगे, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अधिगम की कुछ परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे अधिगम में जो परिभाषाएं हैं, एक एक करके उसको देख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा, अधिगम की परिभाषा, जिसमें हमारी पहली परिभाषा है गेट्स व अन्य के अनुसार। पहली परिभाषा क्या है हमारी, जो मनोवैज्ञानिक है, गेट्स और अन्य के अनुसार, जो उनके साथी है, गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स व अन्य के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। इन्होंने क्या कहा है, अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार इन्होंने क्या किया, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। दूसरी परिभाषा हमारी जेपी गिलफोर्ड की। इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। उसको भी लिख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम। इनकी परिभाषा बहुत बार, मतलब काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है।
इसके बाद तीसरी परिभाषा हमारी रहेगी स्किनर के अनुसार। उन्होंने कहा उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। उसको देख लेते हैं स्किनर के अनुसार। इन्होंने कहा है कि उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। इन्होंने कहा उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। इसके बाद परिभाषा उडवर्थ। उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का बीच अधिगम क्या होता है, व्यवहार जो होता है वो अधिगम कहलाता है। इन्होंने कहा नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या है, अधिगम है। उडवर्थ के अनुसार लिख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अध्ययन अधिगम है। का अध्ययन अधिगम है। तो उडवर्थ के अनुसार क्या होता है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या है, अधिगम है। तो ये पहली परिभाषा हमारी थी। गेट्स और अन्य के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार उनका व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। इसके बाद स्किनर, इन्होंने कहा उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अधिगम कहलाती है। इसके बाद उडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अध्ययन अधिगम है। इसके बाद हम देखेंगे क्रो एंड क्रो की परिभाषा, उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रो एवं क्रो की परिभाषा, वो भी एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। क्रो एवं क्रो की जो परिभाषा है अधिगम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा, आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। तो क्रो ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि बहुत बार, काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिगम की विशेषताएं क्या होती है, उसको चलिए देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देख लेते हैं। तो पहली विशेषता हमारी अधिगम उद्देश्य परक होता है।
अधिगम क्या होता है, उद्देश्यपरक होता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। और क्या होता है, इसमें वही लाइनें कही गई, अधिगम क्या होता है, हमारा उद्देश्य परक होता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं उसका क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित होता है। इसके बाद दूसरे हमारे क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके बाद क्या है, अधिगम वातावरण परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम क्या होता है, जैसा वातावरण रहे उसी प्रकार से हम सीखते हैं। तो अधिगम क्या होता है, अधिगम पर वातावरण का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो अधिगम क्या होता है, वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। इसके बाद क्या है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हम जीवन मृत्यु पर्यंत क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसी प्रकार ये कही गई, अधिगम क्या होती है, हमारे निरंतर लगातार मतलब चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके बाद अधिगम समायोजन है। अधिगम के द्वारा क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं। एक दूसरे में क्या करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं। तो यही क्या है, अधिगम क्या होता है, समायोजन की एक प्रक्रिया है। इसके बाद क्या है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है, हमारा जो कुछ भी हम सीखते हैं वो क्या होता है, हमारे अनुभवों का एक क्या होता है, संगठन होता है। तो क्या होता है, जैसे कहा गया अधिगम क्या होता है, उसमें अभ्यास, प्रशिक्षण और क्या होता है, अनुभव का एक संगठन होता है। ये क्या परिभाषाएं में कही गई थी। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, अधिगम क्या होता है, अनुभवों का एक संगठन होता है। इसके बाद अधिगम में व्यक्ति क्या होता है, संपूर्ण रूप से अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या होता है, इसमें सब शामिल होता है। जब भी कोई व्यक्ति अधिगम ज्ञान कुछ भी सीखता है तो जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से सम्मिलित नहीं रहेगा तब तक वो अधिगम की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया, अधिगम में व्यक्ति संपूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या रहता है, अधिगम में सम्मिलित रहता है। तो ये थी अधिगम की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जो अधिगम प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम या पूर्व अनुभव। पूर्व अधिगम या पूर्व अनुभव कैसे अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये था पूर्व अधिगम और पूर्व अनुभव। जैसे कुछ भी चीज होती है जो पूर्व अनुभव में सीखी गई होती है, वे नए अधिगम जब कुछ सीखते हैं तो उसमें क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसको प्रभावित करता है। इसके बाद क्या, वातावरण। अगर हमारा वातावरण सही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज सीख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से वातावरण भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हमारा सामाजिक सांस्कृतिक माहौल रहता है उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कुछ नई नई चीजों को सीखते हैं। इसके बाद थकान। अगर हम बहुत ज्यादा थके हुए रहेंगे तब भी हम कोई चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से थकान भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का भी बहुत ज्यादा प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। तो वंशानुक्रम, जैसा वंशानुक्रम रहेगा उसी प्रकार से क्या होता है, अधिगम को ये भी क्या करता है, सीखने में मदद करता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि वंशानुक्रम को अधिगम भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद सीखने वाले की रुचि या इच्छा का ना होना। इसमें कहा गया सीखने वाले, जब सीखने वाले की रुचि या इच्छा नहीं रहेगी तो क्या करेगा, वो कोई भी चीज सीख नहीं पाएगा। तो जब सीखने वाले की रुचि रहेगी या इच्छा रहेगी तभी वो कोई चीज सीख पाएगा। तो इसमें क्या है, सीखने वाले की रुचि या इच्छा का ना होना, ये भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य और क्या है, परिपक्वता। शारीरिक स्वास्थ्य, जब हम शारीरिक रूप से क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो क्या करेगा, अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार से क्या करता है, शारीरिक स्वास्थ्य अगर हमारा नहीं सही रहेगा और हम परिपक्व नहीं रहेंगे, किसी भी चीज को सीखने के लिए हम संपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं रहेंगे तो क्या करेगा, ये हमको क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। इस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता क्या होती है, ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये भी क्या करेगा, हमको प्रभावित करेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब जब भी हम मानसिक रूप से सही रहेंगे, संपूर्ण रूप से क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब हम कोई भी चीजों को सीखने में हमको क्या होगी, आसानी होगी। इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद अप्रेरणा का अभाव। अप्रेरणा का अभाव, अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए अप्रेरित नहीं रहेंगे तो उस चीज को सीखने में हमारी रुचि और इच्छा नहीं रहेगी। इस प्रकार से क्या होता है, अप्रेरणा का अभाव पाया जाता है। जब कुछ भी हम सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं उस चीज को क्या करते हैं, हम जल्दी सीख लेते हैं और सीखने की उत्सुकता बनी रहती है। इस प्रकार से क्या होता है, अप्रेरणा का अभाव भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद विषय वस्तु का स्तर। विषय वस्तु का स्तर भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। हमारी जो विषय वस्तु है उसका स्तर जो होना चाहिए वो पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया है। तो ये क्या होता है, विषय वस्तु का जो स्तर होता है ये भी क्या करता है,
अधिगम को प्रभावित करता है। ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो कि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अधिगम की जो विधियां होती है उसको देख लेते हैं, किस प्रकार से अधिगम हम लोग करते हैं। देख लेते हैं अधिगम की विधियां। चलिए देखते हैं अधिगम की विधियां, किस प्रकार से अधिगम हम सीखते हैं, उसकी जो विधियां दी गई उसको एक एक करके देखते हैं। पहली विधि है क्या हमारी, करके सीखना। जो कुछ भी हम कोई चीज होता है उसको क्या करते हैं, करके सीखेंगे तो जल्दी और आसानी से क्या होगा, सीख जाएंगे। तो करके सीखना क्या होता है, अधिगम की विधियां होती है। इसके बाद दूसरा निरीक्षण करके सीखेंगे। निरीक्षण करके किसी भी विषय वस्तु क्या करेंगे, निरीक्षण करके सीख सकते हैं, उसको सीखेंगे हम लोग। इसके बाद परीक्षण करेंगे, परीक्षण करके भी हम सीख सकते हैं किसी विषय वस्तु का, उसके बारे में परीक्षण करके उसको सीख सकते हैं। इसके बाद अनुकरण विधि, अनुकरण विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अनुकरण विधि। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, अनुकरण करके, अनुकरण अर्थात नकल करके भी सीखते हैं। कोई भी बच्चा होता है वो क्या करता है, कोई भी जो चीजें होती है या समाज में क्या करता है वो अनुकरण करके सीखता है। इसके बाद वाद विवाद करके, वाद विवाद मतलब दो लोगों के परस्पर वार्तालाप करके भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद सतत विधि, सतत मतलब होता है लगातार, हम क्या करते हैं लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद है अंतराल विधि, तो हम क्या करते हैं, अंतराल मतलब अंतर जो होता है उसमें भी क्या करते हैं हम, कुछ ना कुछ अंतर दे देकर भी कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। ये अंतराल विधि। पूर्ण विधि, कोई भी टॉपिक होती है या कुछ भी होता है उसको क्या करते हैं, पूर्ण अंश में तोड़कर उसको क्या करते हैं, सीखते हैं पूरी तरह से। इसके बाद अंश विधि, अंश विधि क्या करते हैं, कोई भी चीज विषय वस्तु होती है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, तोड़कर उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये थी अधिगम की विधियां। पहली विधि जो हमारी है करके सीखना, दूसरी विधि निरीक्षण करके सीखना, इसके बाद है परीक्षण करके सीखना, इसके बाद है अनुकरण विधि, फिर है वाद विवाद विधि, फिर है सतत विधि, इसके बाद है अंतराल विधि, फिर है पूर्ण विधि, इसके बाद है अंश विधि। ये क्या है, अधिगम की विधियां है, जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अधिगम की कौन सी विधियां जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इसके बाद देखेंगे अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार डेविड आसुबेल ने अधिगम कितने बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, उसको देखते रहते हैं, हम लोग देख लेते हैं उसको। चलिए देखते हैं अधिगम के प्रकार। तो मनोवैज्ञानिक डेविड आसुबेल ने क्या बताया, अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। ये परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, तो डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। मनोवैज्ञानिक है डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। तो अधिगम प्रकार में डेविड आसुबेल जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया, अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। उसको हम एक एक करके देखेंगे और उसको समझेंगे। जिसमें उन्होंने पहला प्रकार बताया है रटंत अधिगम। पहला क्या है, रटंत अधिगम। इसमें क्या करता है, कोई बालक या व्यक्ति इसमें क्या करता है, कोई भी चीज को रटकर सीखता है। तो इसको लिख लेते हैं रटकर सीखना। इसमें क्या करता है, रटकर कोई भी विषय वस्तु को सीखता है। दूसरा हमारा अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण अभिग्रहण अधिगम, इसमें क्या करता है, सुनकर या देखकर ग्रहण करना। इसमें क्या करता है, किसी विषय वस्तु को सुनकर या देखकर ग्रहण करना।
सुनकर या देखकर ग्रहण करना। इसके बाद है सार्थक अधिगम। तीसरा उन्होंने कौन सा अधिगम बताया? सार्थक अधिगम। इन्होंने इसमें क्या बताया? जीवन से जोड़कर या अर्थ को समझकर सीखना। जीवन से जोड़कर या अर्थ को समझकर सीखना। इसके बाद चौथा जो बताया इन्होंने बताया अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम, इसमें क्या होता है? प्रयोग द्वारा, क्रिया कर कर या फिर खोजबीन द्वारा सीखना। प्रयोग द्वारा, क्रिया द्वारा या फिर खोजबीन द्वारा सीखना। तो यहाँ हम अधिगम के प्रकार देखे। जो डेविड आसुए ने 4 अधिगम प्रकार बताए थे। पहला हमारा था रटंत अधिगम, दूसरा हमारा था अभिग्रहण अधिगम, इसके बाद था सार्थक अधिगम, फिर लास्ट हमारा था अन्वेषण अधिगम। तो आज की अधिगम की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।